हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2 वास्तविक संख्या स्टार्ट की थी और मेरे हिसाब से आपको पसंद भी आया होगा और आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के संग शेयर किया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रियल नंबर वास्तविक संख्या जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी पिछली क्लास में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज उसी में हम एक न्यू चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, ये जो प्रमेय का है, इसके द्वारा हम क्या है, कोई भी जैसे कि दो धनात्मक संख्याएं हैं हमारे पास, तो उनको हम विभाजित करते हैं। अब जब हम विभाजित करते हैं तो जो बड़ा नंबर्स होता है उसको हम विभाजित करते हैं छोटे नंबर से। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एक धनात्मक पूर्णांक को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर भागफल, और भागफल को मैंने लिखा है यहां पर क्यू, भागफल तथा शेषफल, और शेषफल को जैसा कि हम इंग्लिश में लिखते हैं रिमाइंडर, तो इसके लिए मैं लिखा हूं यहां पर आर, यानी कि शेषफल आर को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा एक धनात्मक पूर्णांक को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि a बराबर, ये लिखा है bq प्लस r, यानी कि a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर 0 इज लेस देन इक्वल टू होता है r, और r जो होगा वो लेस देन होगा किससे, b से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो r का मान होगा, r यानी कि शेषफल, वो हमेशा b यानी कि जो भाजक होगा उससे हमेशा छोटा होगा, और जो r का मान है वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 हो सकता है। यानी कि हम कहें तो जैसा कि साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, जैसे कि a का मतलब तो हो गया जिस संख्या में हमें भाग देना है, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, और ये लिखा है मैंने भाज्य, और जिस संख्या का मैं भाग दे रहा हूं उस संख्या को हम कहते हैं भाजक, और जितनी बार भाग जाता है इसे हम कहते हैं भागफल। ठीक है, ये हो गया भागफल, और जो भी हमारा शेष बचेगा ये हो गया हमारा शेषफल। अब देखिएगा, भाज्य यानी कि ये हो गया हमारे पास a, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक जिसको मैंने कहा है a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक यानी कि भाजक जिसे मैंने लिखा है b से विभाजित करने पर भागफल, ये हो गया भागफल यानी कि q, तथा शेषफल यानी कि r को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि a बराबर हो गया bq प्लस r। यानी कि हम कहें तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो देखिएगा ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और यहां मैंने प्लस किया है शेषफल। यानी कि अगर मैं कहूं तो जो दो धनात्मक पूर्णांक है उनको मैं इस रूप में व्यक्त कर सकता हूं, यानी कि मैं कहूं तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और जो शेषफल होगा वो हमेशा, जैसे कि मैंने लिखा है r, जो शेषफल होगा वो हमेशा b, यानी कि ये जो भाजक होगा इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं a बराबर bq प्लस r के रूप में। तो ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है इसी पर फिर आधारित होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम कहते हैं कलन विधि। और जो यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम है, ये हमारी किसी भी दो धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की एक विधि होती है, तो जो कि इसी पर आधारित होती है। यानी कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको हम इस रूप में लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिएगा ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे कि हम कहते हैं ये एल्गोरिथम होता है, ठीक है। एल्गोरिथम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एल्गोरिथम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलन विधि भी इसको हम कहते हैं। अब देखिएगा ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है ये हमारी यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है उस पर आधारित है। यह विधि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, और इस विधि के द्वारा हम किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं इस विधि के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। अब देखिएगा ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है और इस विधि के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। जो भी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हुए होंगे तो जो बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा उसे तो हम मानते हैं a और जो छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा उसे हम मानते हैं b, ठीक है। इस विधि में हम क्या करेंगे, जो भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हुए होंगे तो हम जो छोटा धनात्मक पूर्णांक है यानी कि b से हम a को विभाजित करते हैं और विभाजित करने पर यदि शेषफल 0 आ जाता है तो जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा आंसर होता है। लेकिन यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो वापस शेषफल और भाजक पर उन दोनों पर ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है हम बार-बार करते हैं और ये प्रमेयिका जो है ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे इस प्रमेयिका की जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो विधि है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की विधि होती है। अब देखिएगा यूक्लिड विभाजन विधि से हम कोई भी जो धनात्मक संख्या हमें दे रखी है उनका एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 210 और 55 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। यानी कि हम कहें तो 210 ये संख्या तो हो गई हमारे पास a, यानी कि ये तो हो गया a और ये संख्या हो गई हमारे पास b। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 210 और 55 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। अब देखिएगा जब मैं इस पर प्रमेयिका लगाऊंगा यानी कि जो b छोटी वाली संख्या इससे मैं विभाजित करूंगा a को यानी कि बड़ी वाली संख्या से। तो देखिएगा जैसे कि ये लिखा है मैंने 210 और इसको मैं विभाजित कर रहा हूं 55 से। अब जब मैं इसको 55 से विभाजित करता हूं तो देखिएगा ये विभाजित हो जाता है हमारे पास 3 बार, यानी कि जब हम 55 को 3 से गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 165। इसमें से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ 0 में से 5 माइनस नहीं होता, यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 गए, यहाँ बच गया हमारे पास 5, यहाँ रह गए हमारे पास 10 रह जाएगा, यहाँ से हासिल भी तो 10 हो गया और 10 में से 6 गए तो ये हो गया हमारे पास 4 और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। यानी कि शेषफल आ चुका है हमारे पास 45। अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या हमारे पास r यानी कि शेषफल 0 है, नहीं आया है, तो यानी कि ये जो प्रोसेस है हमें वापस करनी पड़ेगी। तो पहले मैं इसको जमा रहा हूं, देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई यानी कि a बराबर हो गया bq प्लस r और जहां पर मैंने लिख दिया कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r लेस देन होगा b से, ठीक है। अब देखिएगा ये मैंने लिखा a की जगह 210 बराबर b जिस संख्या का हमने भाग दिया है यानी कि b की जगह हो गया 55, गुना करना है q से यानी कि भागफल जो निकल के आया है हमारे पास 3 और इसमें हमें प्लस करना है शेषफल यानी कि r का मान, ये हो गया r की जगह 45।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो r का मान 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया r इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर r का मान 0 नहीं है तो इसका मतलब वापस ये जो शेषफल और भाजक है इन दोनों पर हमें वापस से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी पड़ेगी। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि r यानी कि जो शेषफल है इसका मान 0 नहीं आ जाता है। तो देखिएगा मैं वापस में कर रहा हूं, इस 45 से मुझे विभाजित करना है 55 को, तो देखिएगा ये लिखा मैंने 55 और इसको मैं विभाजित कर रहा हूं, तो 45 से विभाजित करने पर ये हो गया 45 एकम 45। जब मैं 55 में से 45 को माइनस करूंगा तो ये 5 में से 5 माइनस करने पर हो गया 0, और यहाँ 5 में से 4 को जब मैं माइनस करता हूं तो ये हो गया हमारे पास 1, यानी कि शेषफल निकल के आया है 10। अगर हम वापस कहें तो यहाँ भी हमारे पास r यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं आया है, यानी कि हमें वापस एक बार और प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो देखिएगा इसको हम जमा रहे हैं, इस बार हमने विभाजित किया था 55 को, तो 55 बराबर ये हो गया भाजक की जगह 45, भागफल की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस और शेषफल की जगह आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि ये लिखा हमने 10। और वापस यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 नहीं है। वापस इस प्रोसेस को कर रहा हूं, तो देखिएगा वापस मैं इस 10 से विभाजित कर रहा हूं इस 45 को, तो देखिएगा जब मैं 10 से विभाजित करता हूं तो ये हो जाता है 4 बार, और 10 से 40, 10 को जब 4 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 40, और 45 में से जब मैं 40 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अगर हम देखें तो वापस हमारे पास शेषफल 5 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया, यानी कि एक स्टेप हमें और करनी पड़ेगी। तो देखिएगा इस बार हमने विभाजित किया था 45 को, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 10 से, यानी कि भाजक की जगह है हमारे पास 10 गुना भागफल की जगह निकल के आया है हमारे पास 4, यानी कि 10 गुना 4 प्लस और शेषफल की जगह आ चुका है हमारे पास 5, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5। और यहाँ भी हमने लिखा r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 नहीं है। वापस इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, अब हम इस 5 से विभाजित करते हैं 10 को, तो ये लिखा 5 और 5 से विभाजित हो गया 10 2 बार, और जब हम 10 में से 10 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ चुका है 0। और ये जो अंतिम भाजक होगा, यानी कि जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग दिया है यही संख्या होती है हमारा HCF, यानी कि HCF निकल के आ चुका है 5। तो देखिएगा जब मैं इसको जमाता हूं तो देखिएगा 10 बराबर ये हो गया 5 गुना 2, यानी कि भागफल की जगह है 2 और भाजक की जगह है 5, और प्लस करें तो यहाँ शेषफल की जगह हो जाएगा 0, और जैसे ही शेषफल 0 हो गया यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया r इक्वल टू 0 है, यानी कि r का मान 0 आ चुका है। और जैसे ही r का मान 0 आ गया तो ये जो अंतिम भाजक है, यानी कि जो अंतिम b का मान है, जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग दिया था वही संख्या होती है हमारा HCF, यानी कि मैं कह सकता हूं कि HCF निकल के आ चुका है हमारे पास 5। ठीक है, ये प्रोसेस ध्यान रख लेना है आपको, तब तक करनी है जब तक कि हमारे पास ये जो r है यानी कि शेषफल है r का मान 0 नहीं आ जाता है। और जैसे ही r का मान 0 आ जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा, जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग दिया है वही संख्या निकल के आएगी हमारा HCF। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या लिखी हुई है 420 और 130, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 420 है, यानी कि ये तो हो जाएगी हमारे पास a, और जो 130 है इसकी जगह लिख दिया है मैंने b, क्योंकि ये हमारे पास छोटी संख्या है और b से हम विभाजित करेंगे किसको, a को। तो मैंने यहाँ पर लिखा 420 और 130 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यानी कि इस पर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को अप्लाई कर रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। ठीक है, इन दोनों नंबर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाऊंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि हमें इस रूप में लिखना है a बराबर bq प्लस r, जहां पर जो r होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है, और जो r होगा वो छोटा होगा किससे, b से। अब देखिएगा इन दोनों पर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहा हूं, तो इसे मैं विभाजित कर रहा हूं। ये लिखा मैंने यहाँ पर 420 और मुझे इसको विभाजित करना है 130 से। ठीक है, जब मैं 130 से इसको विभाजित करता हूं तो ये विभाजित हो जाता है 3 बार, और ये हमारे पास हो गया
90। ठीक है, जब मैं इसमें से माइनस करता हूं, ये हमारे पास आ चुका है 0, और 42 में से जब मैं 39 को माइनस करूंगा तो ये हमारे पास निकल के आ गया 30, यानी कि शेषफल की जगह आ चुका है हमारे पास 30, यानी कि शेषफल 0 नहीं है, यानी कि स्टेप हमें और आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको हम अगर जमाएंगे इस फॉर्म में तो देखिएगा a की जगह है हमारे पास 420 बराबर, ठीक है, b की जगह है 130, यानी जिस संख्या का हमने भाग दिया था, गुना भागफल यानी कि q की जगह है 3 और प्लस शेषफल, शेषफल की जगह है हमारे पास 30, और यहाँ हमने लिखा है r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 नहीं आया है। तो वापस इस प्रोसेस को आगे करते हैं तो देखिएगा अब मैं 30 से विभाजित कर रहा हूँ 130 पर, यानी कि हम क्या करते हैं कि जो भी शेषफल बचता है और जो भाजक होता है इन दोनों पर वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो देखिएगा जब मैं इसको 30 से विभाजित करता हूं तो ये हमारे पास विभाजित हो जाएगा 4 बार, ठीक है, ये हो गया 4 बार विभाजित करने पर 120। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये हमारे पास बच चुका है 10। अगर हम देखें तो शेषफल यहाँ भी 0 नहीं आया, और शेषफल 0 नहीं आया मतलब एक स्टेप हमें आगे और करना पड़ेगा। तो देखिएगा जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हमारे पास हो गया 130 बराबर, b की जगह है हमारे पास 30 गुना भागफल की जगह है यानी कि q की जगह है हमारे पास 4 प्लस शेषफल यानी कि r की जगह है हमारे पास 10, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 निकलकर नहीं आया है। वापस इससे हम विभाजित कर रहे हैं तो देखिएगा यानी कि जो शेषफल है और जो अंतिम भाजक है वापस इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं। तो देखिएगा ये हम वापस 10 से विभाजित कर रहे हैं 30 को, और जब मैं 10 से विभाजित करता हूं 30 को तो ये विभाजित हो जाएगा हमारे पास 3 बार, ठीक है, और जब मैं 30 में से 30 माइनस करता हूं तो ये हमारे पास आ गया 0, और जैसे ही शेषफल 0 आ चुका है तो ये जो अंतिम भाजक होगा, जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग दिया है, यही संख्या होती है हमारा HCF, ठीक है। अब देखिएगा जब मैं इसको जमाऊंगा तो ये हो गया 30 बराबर, ठीक है, भाजक की जगह है हमारे पास 10 गुना भागफल की जगह निकल के आया है हमारे पास 3 प्लस और शेषफल की जगह है 0, और यहाँ मैंने लिख दिया r इज इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 के बराबर हो चुका है। और जैसे ही r का मान 0 के बराबर हो गया यानी कि ये जो अंतिम भाजक होगा, जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग दिया है, वही संख्या हो जाएगी हमारा HCF, यानी कि हम कह सकते हैं कि HCF बराबर निकल के आ चुका है हमारे पास 10। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या में दे रखी है 75 और 243। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बड़ी संख्या है यानी कि 243 ये तो हो जाएगा हमारे पास A, और 75 यानी कि ये संख्या हो जाएगी हमारे पास B, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसे हमें A मानना है, चाहे ये पहले लिखी हुई हो चाहे ये बाद में लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा 243 और 75 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, ठीक है, जब मैं इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाऊंगा यानी कि इसको मैं a बराबर bq प्लस r की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू हो गया r के और r लेस देन होगा हमारे पास b से, ठीक है। अब देखिएगा विभाजित कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर संख्या है हमारे पास 243 और दूसरी संख्या है 75, तो ये लिखा मैंने 243 और इसको मुझे विभाजित करना है कितने से, 75 से। अगर मैं देखूं तो ये 3 बार हमारे पास विभाजित हो रहा है, और जब मैं इसको 3 बार विभाजित करता हूं यानी कि 75 को जब मैं गुना करता हूं 3 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। जब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो देखिएगा यहाँ हो गए 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर रह गया 3 यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि शेषफल हमारे पास आ चुका है 18, यानी कि शेषफल r 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इस स्टेप को हमें एक बार और आगे करना पड़ेगा। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो देखिएगा ये मैंने लिखा है 243 बराबर भाजक की जगह है हमारे पास 75 गुना भागफल की जगह है हमारे पास 3 और प्लस शेषफल, शेषफल की जगह है हमारे पास 18, और यहाँ हमने लिख दिया r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो वापस इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा इस बार वापस 18 से विभाजित कर रहा हूं मैं इसको 75 को,
जब मैं 18 का भाग लगाता हूं 75 में तो देखिएगा ये हो गया हमारे पास 4 भाग और ये हो गया 18 को 4 से गुना करने पर 72। ठीक है, जब मैं इसको माइनस करता हूं तो ये हमारे पास निकल के आ चुका है 3, यानी कि शेष पर हमारे पास बच चुका है 3, यानी कि हम कह सकते हैं r का मान यहां पर भी 0 निकल कर नहीं आया है। तो देखिएगा इसको लिख रहे हैं हम, ये हो गया 75 बराबर 18 गुना 4 प्लस 3 और ये लिखा मैंने r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 निकल कर नहीं आया। वापस आगे कर रहे हैं इस स्टेप को, तो देखिएगा 3 से विभाजित कर रहा हूं मैं यहाँ पर 18 को, तो ये 3 से विभाजित हो गया 6 बार, 3 6 18 और 18 में से 18 माइनस करने पर हो गया 0, यानी कि जैसे ही शेषफल 0 निकल के आ गया तो ये जो अंतिम भाजक है ये अंतिम भाजक ही होगा हमारा एचसीएफ, यानी कि 3 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो देखिएगा जब मैं इसको जमाऊंगा तो ये हो गया 18 बराबर 3 गुना 6 और प्लस हो जाएगा 0, और यहां मैं लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू 0 हो चुका है। और ये जो अंतिम भाजक होगा, जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग लगाया था, यही संख्या निकल के आ जाएगी हमारे पास एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 3। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135 और 225, यानी कि ये तो हो जाएगा हमारे पास A और ये हो जाएगा हमारे पास B। ठीक है, और ये लिखा हमने 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, और इस पे हम लगाएंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये हमने लिख दिया कि जो r का मान होगा वो b से छोटा होगा और r 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब देखिएगा मैं विभाजित कर रहा हूं, यानी कि 225 इसको हमें विभाजित करना है 135 से, तो ये लिखा 225 और इसको मैं विभाजित कर रहा हूं 135 से। अगर हम देखें तो ये एक बार विभाजित हो गया, ये हो गया 135 एकम 135। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 5 में से 5 माइनस करने पर 0, और 22 में से जब मैं 13 माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, यानी कि शेषफल आ चुका है हमारे पास 90, यानी कि हम कहें तो शेषफल r का मान 0 निकलकर नहीं आया है। तो देखिएगा a यानी कि 225 बराबर हो जाएगा 135 गुना किया है हमने, यानी कि भागफल की जगह 1 प्लस शेषफल की जगह आ गया हमारे पास 90। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 निकलकर नहीं आया। तो इस स्टेप को हम वापस कर रहे हैं, तो देखिएगा अब इस बार जो शेषफल बचा है और जो भाजक है इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, यानी कि 90 से विभाजित करेंगे 135 को, तो ये हो जाएगा 90 एकम 90। जब मैं इसको माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 में से 0 माइनस करने पर 5 और 13 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि शेषफल आ चुका है हमारे पास 45। अगर हम कहें तो यहां भी शेषफल यानी कि r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिएगा ये हो गया हमारे पास 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 और ये हो जाएगा r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 निकलकर नहीं आया है। अब देखिएगा मैं इसको वापस इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाऊंगा, यानी कि 45 से विभाजित करूंगा 90 को, तो 45 से 90 विभाजित हो जाएगा 2 बार, यानी कि 45 दूनी हो जाएगा हमारे पास 90, और जब मैं 90 में से 90 माइनस करूंगा तो ये आ गया 0, और जैसे ही शेषफल 0 निकल के आ गया तो ये जो अंतिम भाजक है 45 यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो देखिएगा इसको मैं जब आऊंगा तो ये हो जाएगा 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल की जगह है हमारे पास 0, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0 है, यानी कि r का मान 0 आ चुका है। तो ये जो अंतिम भाजक है, यानी जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग लगाया, ये संख्या हो जाएगी हमारा HCF, यानी कि हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर हो जाएगा हमारे पास 45। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 196 और 38,220, यानी कि ये तो हो जाएगा हमारे पास A और ये हो जाएगा हमारे पास B। तो यहाँ पर हमने लिखा 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर
यानी कि इन दोनों नंबर्स पर हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, अब मैं इसको विभाजित कर रहा हूं तो देखिएगा ये मैंने लिखा है 38,220 और इसको मैं विभाजित कर रहा हूं 196 से, तो देखिएगा ये मैंने लिखा 196। ठीक है, जब मैं इसको विभाजित कर रहा हूं तो दो बार विभाजित करने पर तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 382 को मैंने लिया है तो ये एक बार विभाजित हो रहा है, यानी कि 196 एक कम हो जाएगा 196। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो देखिएगा यहाँ हो गया 12 में से जब मैं 6 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 17 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 और यहाँ बच गए 2 और 2 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1, यानी कि शेषफल ये हुआ 186। लेकिन अभी ये भाग कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये दो संख्या और बची हुई है, तो नेक्स्ट संख्या यानी कि 2 को हम उतार लेते हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1862। अब 196 को वापस हम इससे विभाजित कर रहे हैं 1862 को, तो यानी कि अगर हम देखें तो 196 को अगर मैं गुना कर लेता हूं 9 से, क्योंकि 10 से मैं अगर गुना करूंगा तो 10 बार में तो ये ज्यादा हो जाता है और वैसे भी 10 बार में जो 2 अंक आते हैं विभाजित कर सकते हैं हम केवल एक बार, तो मैंने कि 9 से विभाजित करके देखता हूं, तो गुना करके देख रहा हूं। 9 को जब मैं 6 से गुना करता हूं तो ये हो जाएगा 9 6 54 का 4 हासिल की आ जाएगी 5। 9 को जब 9 से गुना करूंगा तो 81 और 81 में जब 5 हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86 का 6 और हासिल आ चुकी 8। 9 एकम 9 और 9 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 17, यानी कि जब 196 को अगर मैं 9 से गुना करता हूं तो ये हमारे पास आ चुका है 1764। तो ये मैंने देखेगा विभाजित किया है इसको 9 बार और 9 बार विभाजित करने पर ये संख्या आ चुकी है हमारे पास 1764। ठीक है, अब देखिएगा वापस इसको मैं माइनस कर रहा हूं तो यहाँ देखें यहाँ हो गया 12 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगा तो ये हमारे पास आ चुका है 8, ये हमारे पास बच गया 5, यानी कि हम कहें 6 में से 1 कम कर दिया 5, यानी कि 15 में से जब मैं 6 माइनस करूंगा तो 15 में से 6 माइनस करने पर आ चुका है हमारे पास 9 और यहाँ रह गया 17 में से 17 माइनस करने पर आता है 0। अगली संख्या जो कि हमारे पास 0 है इसको हमने उतार लिया, यानी कि अब हमारे पास संख्या आ चुकी है 980। अब 196 से वापस हम विभाजित कर रहे हैं 980 को, तो देखिएगा मैं इसको गुना करके देख रहा हूं 196 गुना 5, यानी कि 5 बार विभाजित करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 5 को 6 से गुना करने पर ये हो गया 30, 3 चला गया हासिल में, 5 को गुना कर रहे हैं 9 से, 5 9 हो गया 45, 45 और 3 हो जाएगा हमारे पास 48 और ये आ गया 48 का 8 हासिल आ चुकी है हमारे पास 4। 5 को 1 से गुना किया 5 एकम 5 और 4 हासिल इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, यानी कि 196 को 5 बार गुना करने पर 980 आ चुका है हमारे पास। तो ये लिखा हमने 980 और ये विभाजित हमने किया था 5 बार। ठीक है, यानी कि हम कहें आगे कोई संख्या नहीं है और 980 में से जब मैं 980 माइनस करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। अब देखिएगा जब हमने 196 से विभाजित किया था 38,280 को तो डायरेक्टली हमारे पास शेषफल 0 निकल के आ चुका है और जैसे ही शेषफल 0 निकल के आया तो जो अंतिम भाजक है यानी जिस संख्या का हमने भाग लगाया 196, ये 196 ही हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, यानी कि मैं इसको अगर देखूं तो इसको इस फॉर्म में जब मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 38,220 बराबर ये हो गया 196 गुना कितनी बार भागफल की जगह आया है हमारे पास 195 और प्लस शेषफल की जगह है हमारे पास 0 और मैं कह सकता हूं कि r इज इक्वल टू है 0 के, यानी कि r का मान बराबर है 0 के। तो ये जो अंतिम भाजक यानी कि जिस संख्या का हमने भाग लगाया था ये संख्या निकल के आ चुकी है हमारे पास HCF। तो ये मैंने लिख दिया HCF बराबर हो गया हमारे पास 196। देखिएगा यहाँ पर अगर शेषफल की जगह और कोई संख्या अगर बचती तो वापस फिर हम उस संख्या का भाग लगाते इसमें, यानी कि इन दोनों पर शेषफल पर और जो भाजक है इन दोनों पर वापस हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते। लेकिन इस पूरे भाग को करने पर यहाँ शेषफल 0 हो गया तो ये जो भाजक था यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 867 और 255, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास A और ये हो गया हमारे पास B। तो इन दोनों पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, यानी कि 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, इन दोनों पर मैं जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाऊंगा यानी कि इनको मैं a बराबर बी क्यूब प्लस आर के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिएगा मैं विभाजित कर रहा हूं 867 को 255 से, तो ये लिखा हमने 867 और इसको मैं विभाजित कर रहा हूं 255 से। अगर हम देखें तो 255 को अगर हम 3 बार गुणा करके देख लेते हैं तो ये हो गया 3 पंजो 15 का 5, हासिल आ गई 1, 3 5 15 और 1 16 का 6, वापस हासिल आ चुकी है 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी कि 765। जब मैं इसको 4 बार करूंगा तो 4 बार इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 बार विभाजित करने पर हमारे पास आ चुका है 765। इसको मैं माइनस कर रहा हूं, 7 में से 5 माइनस करने पर आ गया 2, 6 में से 6 माइनस करने पर आ चुका है 0 और 8 में से 7 माइनस करता हूं तो ये आ गया 102। यानी कि हम कहें तो r का मान 0 नहीं आया है, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो देखिएगा a की जगह हमने लिखा है 867, b की जगह है 255 गुना q की जगह है हमारे पास 3 प्लस शेषफल की जगह है हमारे पास 102 और यहाँ मैंने लिख दिया r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 के बराबर नहीं है। और r का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये जो शेषफल है और भाजकफल है इन दोनों पर वापस हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यानी कि अब देखिएगा 102 से मैं विभाजित कर रहा हूं 255 को, तो अगर हम देखें तो ये 2 बार विभाजित हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 204। जब मैं इनको माइनस करता हूं तो 5 में से 4 माइनस करने पर आ गया 1 और 25 में से 20 माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 5, यानी कि शेषफल वापस आ चुका है हमारे पास 51। यानी कि हम कहें तो यहां भी शेषफल यानी कि r का मान 0 के बराबर नहीं है। अब अगर इसके बराबर नहीं है तो देखिएगा इसको जब हम इस रूप में लिखेंगे तो 255 बराबर हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस शेषफल की जगह है हमारे पास 51 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 के बराबर नहीं है। r का मान 0 के बराबर नहीं है तो वापस इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, यानी कि 51 से हम विभाजित कर रहे हैं 102 को और जब हम 51 से विभाजित करते हैं 102 को तो ये विभाजित हो जाएगा हमारे पास 2 बार, 51 दूनी हो गया 102 और 102 में से 102 माइनस करने पर आ चुका है 0, यानी कि यहाँ पर शेषफल हो चुका है 0 और जैसे ही शेषफल 0 आ चुका है तो जो अंतिम भाजक होगा जिस संख्या का हमने अंतिम बार भाग लगाया ये संख्या हो जाएगी हमारा HCF, यानी कि इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल की जगह हो गया 0 और यहाँ मैंने लिख दिया r इज इक्वल टू 0 है, यानी कि r का मान 0 के बराबर आ चुका है। और जैसे ही r का मान 0 आ गया तो जो अंतिम भाजक होगा जिस संख्या का अंतिम बार भाग लगाया था यानी कि b, ये हो जाएगा हमारा HCF, यानी कि HCF निकल के आ चुका है 51। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को, यानी कि जो 408 और 1032 इन दोनों का क्या निकालना है हमको HCF, इनके HCF को 1032x माइनस 408 गुना 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि x का मान निकालने से पहले हमें 408 और 1032 इन दोनों को क्या HCF निकालना पड़ेगा। यानी कि हम कहें तो संख्या है हमारे पास 1032 और 408, तो ये तो हो गया हमारे पास A और ये हो जाएगा हमारे पास B। तो हमने लिखा 1032 और 408 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर जब मैं इन पर यूक्लिड प्रमेय का लगाऊंगा यानी कि इन्हें मैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकता हूं। तो देखिएगा मैं विभाजित करके इनको देख रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा 1032 और इसको मुझे विभाजित करना है 408 से। जब मैं इनको विभाजित करता हूं तो हम देखें ये 2 बार विभाजित हो रहा है क्योंकि 3 बार विभाजित करने पर तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार विभाजित करने पर ये हो गया 816। ठीक है, अब इनको मैं माइनस कर रहा हूं तो 12 में से 6 माइनस करने पर ये आ चुका है 6, यहाँ पर रह चुका हमारे पास 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 10 में से 8 माइनस करने पर आ चुका है 2, यानी कि 216। वापस इस 216
से मैं विभाजित कर रहा हूं किसको, 408 को, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका मान निकल के आया है वो 0 नहीं आया है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1032 बराबर 408 गुना 2 प्लस 216 और r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 नहीं है। वापस मैं करता हूं तो 216 से मेरे को विभाजित करना है 408 को, तो 216 से जब मैं विभाजित करूंगा तो 2 बार तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये विभाजित हो रहा है हमारे पास एक बार, ये हो जाएगा 216 एकम 216। जब मैं इनको माइनस करता हूं तो देखिएगा 8 में से 6 माइनस करने पर आ चुका है 2 और यहाँ है 40 में से 31 माइनस करने पर यह आ गया 19, यानी कि शेषफल है हमारे पास 192, यानी कि यहाँ पर भी शेषफल यानी कि r का मान 0 नहीं आया है। तो देखिएगा ये हो गया हमारे पास 408 बराबर 216 गुना 1 प्लस 192 और यहाँ लिखा r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 नहीं है। वापस इस 192 से मैं विभाजित कर रहा हूँ 216 को, तो देखिएगा ये विभाजित कर रहा हूँ, ये लिखा मैंने 216, तो ये हो जाएगा 192 एकम 192। जब मैं इनको माइनस करूंगा 6 में से 2 माइनस करने पर आ जाएगा हमारे पास 4 और 21 में से जब मैं 19 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि शेषफल हमारे पास आ चुका है 24, यानी कि हम कहें तो r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिएगा ये मैंने लिखा 216 बराबर 192 गुना 1 प्लस हो गया हमारे पास 24 और ये है r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 निकल कर नहीं आया है। अब मैं 24 से वापस इसको विभाजित कर रहा हूं 192 को, तो अगर हम देखें तो 24 को अगर हम 8 से गुणा करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 32 का 2 हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3 119, यानी कि हम कहें तो 24 अट्ठे 192, यानी कि 24 से ही हो गया 8 बार विभाजित 192 और जब मैं 192 में से 192 माइनस करूंगा तो ये आ चुका है 0, यानी कि हम कहें तो जो अंतिम भाजक है यानी कि ये 24 ये हो जाएगा हमारा HCF। अब जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 192 बराबर 24 गुना 8 प्लस शेषफल की जगह 0, यानी कि r इज इक्वल टू है 0 के, यानी कि r का मान 0 प्राप्त हो चुका है। तो ये जो अंतिम भाजक है यानी कि HCF हमारे पास निकल के आ चुका है 24। अब ये हमारे पास आंसर नहीं आया क्योंकि ये अभी तक हमने केवल 408 और 1032 इन दोनों का HCF निकाला है और क्वेश्चन में हमसे कहा था कि इनके जो HCF है यानी कि 24 को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिएगा अब इससे हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है तो इसको हम इरेज कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिएगा अब इसके रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं तो देखिएगा ये मैंने लिखा 1032x माइनस 408 गुना 5 और इनके HCF के यानी कि बराबर कर दिया मैंने HCF के और HCF की जगह आ चुका है हमारे पास कितना 24। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं देखिएगा तो ये हो गया 1032x माइनस की जगह माइनस, ये दोनों गुना हो रहे हैं तो इन दोनों को मैं गुना कर रहा हूं। 5 को जब मैं 8 से गुना करता हूं तो ये हो जाएगा 40 की 0, यहाँ पर 0 है तो ये आ जाएगा 4 और 5 को जब मैं 4 से गुना करता हूं ये हो जाएगा 20, यानी कि ये हो गया 2040 और बराबर में है हमारे पास 24। अब मुझे यहाँ पर x का मान निकालना है तो मैं क्या करता हूँ इस संख्या को यहाँ से पक्षांतरण कर देता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको भेज देता हूँ राइट हैंड साइड में। तो इधर ये संख्या माइनस की है, जब बराबर के उधर की साइड ये जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, यानी कि ये लिखा 1032x बराबर ये 24 तो ऐसे कैसे और प्लस हो जाएगा इसमें 2040। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 1032x बराबर, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये हो गया हमारे पास 2064। अब ये गुना वाली संख्या ये गुना वाली संख्या चली जाएगी बट्टे में यानी कि भाग में, तो यहाँ पर है केवल x बराबर 2064 तो रहेगा एज इट इज और इस गुना वाली संख्या को हम ले जाएंगे भाग में 1032 और जब 1032 का हम भाग लगाएंगे 2064 में यानी कि x का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि इसने हमसे यही पूछा था कि x का मान आपको ज्ञात करना है तो x का मान निकल के आ चुका है हमारे पास 2।